आज का डिस्कशन, और डिस्कशन इसलिए बनता है क्योंकि लड़ाई तो सड़कों पर होती है, लड़ाई तो सड़कों पर आ जाती है और समझौते होते हैं बंद कमरों में। जब बंद कमरों में समझौते हो रहे हैं तो फिर लड़ाई सड़कों पर क्यों हो रही है? लड़ाई भी बंद कमरों में होती, किसी को पता भी नहीं चलता। अगर समझौता करना है तो लड़े क्यों, और लड़ रहे हो तो फिर समझौता क्यों कर रहे हो? और इस लड़ाई और समझौते के दौर में जो आप इल्जाम लगा रहे थे उन इल्जामों का क्या, और जो आप अपना पक्ष रख रहे थे तो उन पक्षों का क्या? और इन दोनों की लड़ाई में जब खाकी पिसती है तो फिर सीओ अरविंद चौरसिया याद आते हैं, क्योंकि अरविंद चौरसिया उस दिन, जिस दिन अतुल प्रधान कलेक्ट्रेट पर थे, बिल्कुल मोर्चा संभाल रखा था उन्होंने पुलिस की तरफ से, और कहीं पर भी उन्होंने कोशिश ये नहीं की कि कानून से इतर अपनी बात कहें। लेकिन अब तो तीर कमान से निकल चुका है और अब राजनीतिक हलकों में तरह तरह की चर्चा है। जी हां, ये लड़ाई इस वजह से हो रही है, इस वजह में ये लोग हैं, और ये बहुत लंबा सर्किल है। जी हां, खबरों पे तो उस सर्किल को हम नहीं बता सकते, लेकिन जितने भी राजनीतिक लोग हैं वो जानते हैं कि ये लड़ाई नाक की लड़ाई है। ये जो डॉक्टर्स हैं इन्हें किसी और का समर्थन है, ये जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, इनके पीछे कोई और खड़े हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में पुलिस भी पिस रही है और सवाल भी खड़ा हो रहा है, क्या आईएमए के वो लोग जो डॉक्टर्स पर हमला होते ही, डॉक्टर्स के खिलाफ आवाज उठाते ही सक्रिय हो जाते हैं, क्या कभी उन लोगों के खिलाफ भी आवाज उठाएंगे जो उनके प्रोफेशन पर एक बड़ा धब्बा बनकर उभरते हैं? जैसे ये अवैध अस्पताल, क्या उन डॉक्टर्स को भी नसीहत देंगे जो नंबर 2 तरीके से अस्पताल चला रहे हैं और जिनके हॉस्पिटल्स में सारे कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? क्या ये जनप्रतिनिधि एक अस्पताल को छोड़कर बाकी के अस्पतालों के बारे में भी इसी तरीके से बोलेंगे जैसे बोलते हैं? जैसे अपने पोस्टर पर उन्होंने केवल और केवल एक ही अस्पताल का नाम लिखा है, 15 साल तक यह अस्पताल आपका सहयोग कर रहा था, ऐसा डॉक्टर्स की टीम का कहना है। और आज ऐसा क्या हुआ कि ये जो सहयोग 15 साल से चल रहा था वो डिस्टर्ब हो गया, और अब जहां एक पक्ष ये कह रहा है कि मैं विधानसभा में इस मुद्दे को उठाऊंगा, तो दूसरा पक्ष भी कहीं पर भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। और इन दोनों की लड़ाई के बीच में वो सारे अस्पताल ठीक बचते जा रहे हैं जो अव्यवस्था के सबसे बड़े केंद्र हैं, और जहां पर जिस तरीके से खाल उतारी जाती है मरीजों की, वो बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही 1-2 डॉक्टरों की शिकायत मुझसे की गई, और वो डॉक्टर्स सिर्फ उन्हीं मरीजों को देखेंगे जिन्होंने अपना नाम लिखा दिया है, और अगर कोई बाहर से आएगा और वो मुसीबत में भी होगा तो भी उसे अगले दिन देखना पड़ेगा। और हां, अगर शनिवार को वो लेट आया तो उसे सोमवार तक इलाज करना पड़ेगा। इसीलिए कोरोना के पीरियड में जिन डॉक्टर्स ने मरीजों के बीच में रहकर, फील्ड में उतरकर कोरोना से लड़ाई करी थी, उन सबका सम्मान आईएमए को करना चाहिए था। लेकिन आईएमए के ज्यादा डॉक्टर उस समय के शायद सिर्फ फोन पर ही लोगों को इलाज उपलब्ध करा रहे थे और पैसा चार्ज कर रहे थे। वो जो फोन पर पैसा चार्ज करने का बिल था वो तो सबको मालूम ही है। इसीलिए दिल दुखता है, क्योंकि डॉक्टर्स, बहुत ज्यादा डॉक्टर्स तो ऐसे हैं जो साधारण से परिवार से उठकर आए हैं, जिन्होंने वो स्ट्रगल का दौर देखा है जो स्ट्रगल का दौर आप और हम भी नहीं सोच सकते, और उन्होंने उस स्ट्रगल से निकलकर मेहनत की। ऐसी बढ़िया इबारत लिखी है कि लोग उनके जीवन से, उनके मेहनत करने के तरीके से एक सबक ले सकते हैं। मैं तो चाहता हूं ऐसे डॉक्टर्स सामने आए और बताएं कि किस तरीके से 11वीं 12वीं और उसके बाद जो उनके कंपटीशन करने का संघर्ष का पीरियड था, उन्होंने कैसे उसके साथ 2-4 हुए और कैसे उन्होंने सफलता अर्जित की। उन बहुत सारे डॉक्टर्स में 70 to 80% डॉक्टर्स ऐसे हैं जो किसी भी समय
और कभी भी और किसी भी हद तक मरीजों के लिए उपलब्ध है। हां, कुछ डॉक्टर्स ऐसे डॉक्टर्स के कोकस में फंस गए हैं जिनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है। मैंने कोरोना पीरियड में वो दौर देखा है जब सूरज कुंड पर लाशें जलाने के लिए और कब्रिस्तान में लाशें दफनाने के लिए जगह नहीं थी, और उस समय वो लोग सामने निकल कर आए थे जो लोग कहीं पीछे छुपे हुए थे। उन्होंने आकर खाना बांटा, लोगों को दवाइयां बांटी, लोगों की मदद करी, और जिनके घर में कोई नहीं था उनको रसद पहुंचाई, दवाई पहुंचाई, और साथ ही साथ बताया कि मानवता डॉक्टर के पेशे में ही नहीं है बस, बल्कि मानवता दिल में होनी चाहिए। अब हमारी आवाज यही है, अगर ये लड़ाई उठी है और इस लड़ाई में जिसकी गलती है, जिसकी भी गलती है, उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए, जिससे ऐसी गलतियां दोबारा ना हो, चाहे पार्ट ए की गलती हो चाहे पार्ट बी की गलती हो, जिससे जनता का हौसला बढ़े। और जब उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने इस मामले का संज्ञान लिया था, तो मुझे तो तभी लग गया था कि बड़े स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर इस मामले को दबाने की कोशिश की जाएगी। वो अलग बात है कि अगर अतुल प्रधान के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती तो शायद ये मामला दब जाता। अंकुश चौधरी की भी आवाज कहीं नहीं आती। अब देखना यह है कि अगर इन दोनों लोगों के बीच में सेटिंग हो जाती है, डॉक्टर्स की टीम के बीच में और इधर वाले लोगों के बीच में, तो क्या अंकुश चौधरी अपने आरोपों पर डटे रहेंगे और इस लड़ाई को अंतिम सीमा तक लेके जाएंगे? हम हर पक्ष के साथ हैं और हम हर पक्ष की बात आपके सामने रखेंगे, लेकिन जब जनता की बात होगी, जब पीड़ितों की बात होगी, जब मरीजों की बात होगी, तो हम सिर्फ कानून और मानवता के साथ हैं। हां, उन जनप्रतिनिधियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है जो कैंटोनमेंट बोर्ड में अवैध निर्माणों को संरक्षण दे रहे हैं, क्योंकि जितनी भी मेरी कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारियों से बात हो रही है वो बता रहे हैं कि ये दुकान तो इन्होंने बनवाई है, इन्होंने बनवाई है। अगर दुकान बनाना और मकान में निर्माण करना जायज है तो फिर सभी को ये छूट मिले ना। कोई जाल लगाने वाले व्यक्ति को उत्पीड़न तो ना हो, जो अपने घर में एक लैट्रिन बना रहा है उसका तो उत्पीड़न ना हो। जब लाखों रुपए के शोरूम बन जाते हैं तो क्या घर में एक टॉयलेट नहीं बन सकता? सीईओ साहब और जनप्रतिनिधियों के लिए ये छोटी सी रिक्वेस्ट है। हां, यहां पे आप जीत जाएंगे किसी भी तरीके से, ये इनके प्रकार कोई भी पार्टी का प्रत्याशी जीत जाएगा, लेकिन उसका क्या होगा, ऊपर वाले की अदालत में क्या होगा, ये जरा सोचिए, क्योंकि अंदर ईश्वर रहता है, जमीर रहता है। अगर एक शोरूम बन सकता है कहां पर, शनि मंदिर के सामने वेस्ट एंड रोड पर, तो फिर एक गरीब की लैट्रीन क्यों नहीं बन सकती? जरा सोचिएगा। नमस्कार।